नमस्कार दोस्तों। सत्ता का दुरुपयोग, एजेंसियों का दुरुपयोग, अदालतों का दुरुपयोग और पूंजीपतियों के साधन बनने का वैश्विक तौर पर साजिश रचने का ये सारा एक्सपीरियंस शायद भारतीय जनता पार्टी के पास है, नरेंद्र मोदी के पास है। आप याद करिए कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार सीबीआई का दुरुपयोग कब किया गया था? यह पहली बार दुरुपयोग हुआ था जब श्रीमती इंदिरा गांधी 1977 में चुनाव हारी थी और उसके बाद में किस तरीके से उसका दुरुपयोग किया गया। पहली बार अदालतों का दुरुपयोग कब हुआ था? जब जगमोहन सिन्हा जो हाईकोर्ट के जस्टिस थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के, उनका किस तरह से दुरुपयोग करके, क्योंकि वो आरएसएस से जुड़े हुए थे, उसकी पृष्ठभूमि से आते थे। कांग्रेस कभी भी अपॉइंटमेंट में यह नहीं देखती थी कौन कहां से है, मेरिट के आधार पर अपॉइंटमेंट होते थे। इसलिए जगमोहन सिन्हा हाईकोर्ट के जस्टिस बन सके थे और जगमोहन सिन्हा ने श्रीमती इंदिरा गांधी का दो पिटी कारण बताते हुए पूरा चुनाव अवैध घोषित कर दिया था और इस देश को आपातकाल में झोंकने का काम कर दिया था, उसकी नींव रखी थी। उस समय अमेरिका साजिश रच रहा था भारत के खिलाफ, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसको पूरी तरीके से नजरअंदाज करके पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिया था, सिक्किम को चीन से छीन के भारत में मिला लिया था और नाथुला में चीन को हरा चुकी थी। पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ था जो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ था। उस स्थिति में इस देश के पूंजीपतियों को श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूरी तरीके से रौंद दिया था और सबकी बैंकें साहूकारी छीन करके शेड्यूल्ड बैंक यानी सरकारी बैंक बना दिए थे। और यही नहीं, उन्होंने तमाम पूंजीपतियों, जमींदारों को, राजा रजवाड़ों की पेंशन बंद करके उनकी जमीनों को भारत की जमीन बना दिया था, इस देश के लोगों को देने के लिए मजबूर कर दिया था। यही वजह है ये सब मिल करके एक साजिश कर रहे थे श्रीमती गांधी के खिलाफ और उस साजिश को अंजाम दिया जा रहा था सीआईए के जरिए, जो अमेरिका की एजेंसी, और उसमें विपक्ष के जो आज भाजपा और दूसरे के नेता हैं, ये सारे उसके हिस्से थे। इस देश के अंदर झूठ फैलाया गया, नैरेटिव बनाया गया और जिस तरीके से किया गया उसका नतीजा हुआ कि जनता बौखला गई और उसने श्रीमती इंदिरा गांधी को हरा दिया। उनके हारते ही उनके खिलाफ उन्हें कैसे जेल में डाला जाए, झूठा केस सीबीआई के जरिए दर्ज किया गया, एक बार नहीं, दो बार, और दोनों बार वो बरी होके आई, क्योंकि एक भी आरोप साबित करने के लिए सबूत नहीं थे। इसके बाद इंदिरा गांधी फिर से जीती, सत्ता में आई, लेकिन उन्होंने दुरुपयोग नहीं किया, उन्होंने किसी को बर्बाद नहीं किया, उन्होंने फिर देश को तोड़ने वालों पर कार्रवाई की। उन्होंने स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों के कब्जे से छुड़ाया और उसके लिए उन्हें कड़ा फैसला लेना पड़ा और स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा। मजबूरी थी, क्योंकि वहां जो कुकर्म हो रहे थे उनसे बचाना था इस देश को और देश को टूटने से बचाना था। उन्होंने बचा लिया, लेकिन अपना जीवन नहीं बचा सके और उनकी हत्या कर दी गई। वो शहीद हो गए इस देश को बचाते बचाते। मरते मरते भी उन्होंने कहा, नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही ले जाएगी, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, तो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, कि मेरे खून का कतरा कतरा इस देश की रक्षा करेगा। आज वही है, आज राहुल गांधी उसी तरीके से निकल रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। उनके बेटे राजीव गांधी ने इस देश की रक्षा की और उनको भी इसी तरीके से
मार दिया गया, वो भी शहीद हुए। तो अब राहुल गांधी लड़ रहे हैं अपनी जान जोखिम में डाल करके और सब कुछ डाल करके इस देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए, टुकड़े टुकड़े होते देश को बचाने के लिए, इस देश की धर्मनिरपेक्षता, क्षेत्रीयता, सब चीजों को बचाने के लिए, एक सूत्र में पिरोने के लिए, उसके लिए वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। बहरहाल वो यात्रा शुरू करें उसके पहले एक जिक्र करूंगा। हम पाकिस्तान को लेकर के सदैव एक विचार रखते हैं कि उस देश में न लोकतंत्र है, न न्याय है, न कुछ है, न कुछ है, क्योंकि लंबे समय तक वहां संविधान नहीं बन पाया। जब बना तो शासन सत्ता कैसे पलटी जाती रही, क्या क्या होता रहा, एक दूसरे के खिलाफ किस तरीके से होता रहा, बदले की कार्रवाइयां होती रही, इसे कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो लेकिन इस वक्त में जब हम देख रहे हैं तो बड़ी खुशी होती है कि वहां का सुप्रीम कोर्ट अभी जिंदा है। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि जिस मंदिर को तोड़ दिया है कट्टरपंथियों ने, उस मंदिर को पुनः बहाल किया जाए और उसका निर्माण उन्हीं लोगों से करवाया जाए, उनके पैसे से करवाया जाए, उस मौलवी और जो भीड़ के लोगों से जिन्होंने उसे तोड़ा है, और निर्माण करा करके वो सौंपा जाए उन लोगों को। और यही नहीं, पूरे पाकिस्तान में जितने गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, सब है, उनकी पूरी फहरिस्त बनाई जाए और उनको संरक्षित रखा जाए, किसी को ये ना हो। इतना बड़ा फैसला हमारे देश में बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई, और जिस तरीके से फैसला आया, अदालत ने माना कि हां यह गलत हुआ था, अदालत ने माना कि राम कहां पैदा हुए थे इसका कोई सबूत नहीं, लेकिन विश्वास के आधार पर यह जगह उन्हें दे दी जाए और मस्जिद कहीं और बने, यह आप समझ सकते हैं। लेकिन वहां यह नहीं हुआ, वहां कहा वहीं बनेगी, वहीं मंदिर बनेगा, मस्जिद तोड़िए। यह बड़ी बात। तो यह न्याय होता है, न्याय होना ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखना चाहिए। इस बीच हम देख रहे हैं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल रेंग रहा है सरकार के आगे, मोदी के आगे, हर फैसला उसका दिखाता है। जब फैसले पर बहस चलती है तब तो खूब चीखता चिल्लाता है, लेकिन जैसे ही फैसला आता है तो वही आता है जो मोदी को अपेक्षित होता है, जो मोदी चाहते हैं। यही तो बड़ी खूबी। तो जब इस तरह से चल रहा हो, चुनाव आयोग विपक्ष के नेताओं से मिलने को तैयार नहीं है, चुनाव आयोग जिसका काम ही है उनसे मिलिए और समाधान करिए, कैसे एक निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था बनाइए, इसके लिए जो भी जरूरी हो विश्वास जगाने के लिए करने की, वो कीजिए। यह लोकतंत्र का नियम है, लेकिन नहीं हो रहा क्योंकि वो भी गुलाम है मोदी का। इसके बाद में गुलामी के दशा है कि सेना को गुलाम बना लिया गया है, सेना से वो कराया जा रहा है। और यह स्थिति है कि 5 साल का आंकड़ा देखें तो 560 से अधिक अर्धसैनिक बल के जवान आत्महत्या कर चुके हैं, 47,000 से अधिक जवान नौकरी छोड़ चुके हैं। और सेना की बात करें तो सेना के जवानों की जो मौत हो रही है लगातार, जो सीमाओं पर और दूसरी जगह जो शहीद हो रहे हैं, वो ऐतिहासिक रूप से इतना ज्यादा है, इतना कभी नहीं हुआ, इतने लोग मर रहे हैं। लेकिन सरकार उन्हें बचाने के बजाय अग्निवीर बना रही है कि मरिए, खत्म हो जाइए, लेकिन हमारी कोई लायबिलिटी नहीं, आप अग्निवीर बन के चले जाए। यह दशा है। ऐसे में इंसाफ किससे कहेंगे, लड़ाई कौन लड़ेगा? तो फिर राहुल गांधी का चेहरा आता है। कैसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। कल पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से जबरन कुछ नेताओं के टीएमसी के यहां जाकर के ईडी ने जिस तरीके से, जैसे वो डाकुओं की तरीके से हमला करती है और कार्रवाई करती है, वही करने गई तो जनता को गुस्सा आ गया और जनता टूट पड़ी, उनको जम के पीटा। कहिए मारा नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं, लेकिन यदि इस तरह की घटनाएं होंगी तो इस तरह की घटनाएं भी होंगी, क्योंकि जनता उसका फिर जवाब देती है। इसी तरीके से रिश्वत लेते ईडी के और सब जगह पकड़े गए, तमिलनाडु में भी, राजस्थान में भी और जगह। और ईडी का दुरुपयोग कैसे होता है हमने देखा छत्तीसगढ़ के चुनाव में। महादेव ऐप के नाम पर जिस तरीके से बनाया गया, झूठी गवाहियां बनाई गई, सब कुछ किया गया और वो ड्रामा।
अब उस मामले में वहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे बघेल को फंसाने के लिए, भूपेश बघेल को फंसाने के लिए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है। और वो एक्यूज्ड के बयान पर तो चार्जशीट, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा खेल हो रहा है। और यही नहीं रुकता है, गहलोत को फंसाने के लिए काम हो रहा है, दूसरे और हो रहा है। इसी तरीके से कर्नाटक के कैडर के आईपीएस ऑफिसर एक, जिनकी लड़ाई होती थी डीके शिव कुमार से, उनको आनन फानन में बगैर किसी जांच के उन्हें सीधे सीबीआई डायरेक्टर बना दिया गया और उनको कह दिया गया कि अब आपको डीके शिव कुमार का इलाज करना। क्यों? क्योंकि डीके शिव कुमार दक्षिण भारत में कांग्रेस की कमान संभालते हैं, उसके लिए तमाम जगह चुनाव प्रचार से लेकर मैनेजमेंट सारा करते हैं, तो इसलिए उनको खत्म करने का है। यह खेल चल रहा है। इसी तरीके का खेल डीएमके नेताओं के खिलाफ भी चल रहा है, क्योंकि वो कांग्रेस का साथ छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन जो छोड़ करके चले जाते हैं, वो चाहे जितने बड़े भ्रष्ट हो, उन्हें भारतीय जनता पार्टी अपने यहां बैठा लेती है, गोद में बैठा लेती है और उसके आधार पे करती है। जो ईडी के आंकड़े बताते हैं कि उसने करीब 6000 एफआईआर दर्ज की हुई है, लेकिन आज तक सजा कितनों को करा पाए? जब आप ये पूछेंगे तो कहेंगे हमने 25 केस में सजा करा दी, 26 केस में हमने जो है चार्जशीट के, मतलब हमारा 96% नहीं है, आपका आधा % भी केस आप प्रमाणित नहीं कर पाते, सिर्फ फंसाते। आपने पीछे धीरज प्रसाद साहू के ऊपर जिस तरीके से उनके कारोबारी पूरे घराने को, जो 1.25 साल से कारोबार कर रहा था, उसको फंसाने और बदनाम करने की पूरी कार्रवाई की, वो भी सबके सामने, और वो आ गया कि एक भी पैसा उनका गलत नहीं था। तो यह स्थिति है, क्योंकि वो ना तो कांग्रेस के शासित राज्यों में काम करते हैं और उनका अपना धंधा है, 100 साल पुराना धंधा है। तो यह स्थिति आपने बदनाम करने की कोशिश की। अभी आपने इसी तरह हरियाणा में किया। हरियाणा में सोनीपत से जो एमएलए हैं, उनके आपने और उनके कारोबारी मित्रों के यहां आपने छापा मारा। 1 दर्जन जगह छापा मार करके आप 5 करोड़ बरामद करके कहते हैं कि साहब ये बड़ा आ गया। तो हुजूर, इतना बड़ा वो हजारों करोड़ का माइनिंग का बिजनेस करते हैं, ठेका लेते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, उनको आप यह करके बताते हैं, फंसाने की कोशिश करते हैं, परेशान करने की। तो इस तरह की साजिशें चल रही, और जब ये साजिशें चल रही हो तो उनका जवाब देने निकलना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में अजय राय लड़ रहे हैं। वो लगातार भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर यूपी जोड़ो यात्रा कर रहे थे, और करते हुए आज लखनऊ पहुंच गए। लखनऊ पहुंच के उन्होंने जो भव्य पूरा आयोजन किया, लोग जुटे जिस तरीके से, भयंकर ठंड और सबके बाद में शीतलहर के बाद में, इससे लगता है कि अब लोगों के मन में जज्बा आ रहा है लड़ने के लिए। यही चीजें तो नरेंद्र मोदी को डराती हैं। इतना डर आ गया है कि अब कैसे इसका समाधान करें। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी डरने को तैयार नहीं, लेकिन इसी तरीके की भूमिका आम आदमी पार्टी भी निभाती है मोदी की तरह से। वो जहां जहां सत्ता में है, सत्ता का कैसे दुरुपयोग करती है, एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, इसका भी एक वो सामने है। उसने पंजाब में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को जेल में डाला, 1 दर्जन नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उन्हें जेल में डाला। और उसी कड़ी में उसने उस सुखपाल खैरा को गिरफ्तार किया जो पहले उन्हीं की पार्टी में थे, और उनकी पार्टी में रहते हुए उन पर तत्कालीन भाजपा अकाली सरकार ने एनडीपीएस का केस रजिस्टर किया था, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल कहते थे, भगवंत मान कहते थे कि केस झूठा है, पूरा गलत है। और जब 2017 में उन्होंने उड़ता पंजाब का पूरा नारा चलाया था, तो उनकी बदौलत सारा पूरा किया था, उन्होंने सारी चीज मदद करी थी। और जब वो आम आदमी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में आ गए, तो पहले भारतीय जनता पार्टी को मदद करी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें ईडी में फंसाया, जेल में रखा। फिर वो वहां से भी चुनाव जीत गए और आए। जब आए, जमानत मिली,
और वो कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट से उस एनडीपीएस केस में समनिंग रद्द कर दी गई। उसके बाद इन्होंने इसकी री इन्वेस्टिगेशन का नाम देकर के उन्हें गिरफ्तार कर लिया, सोते से सुबह सुबह गिरफ्तार। उसके बाद में हुआ, एक के बाद में दूसरा केस रजिस्टर किया, उनके पिता पर केस रजिस्टर किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया। अब जब उन्हें सब में जमानत मिल गई हाई कोर्ट से, तो वो छूटने वाले थे सुबह, तो रात के 2 बजे उनके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर। जो आदमी पिछले 4 महीने से जेल में है, उसके खिलाफ फिर एक केस। तो यह स्थिति है। तो जब यह करते हैं तो बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हो। तो आम आदमी पार्टी जब इस तरह से करती है तो फिर उसके समर्थन में कोई क्यों खड़ा हो? यही वजह है। उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी, उन्होंने भारत भूषण आसू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी, उन्होंने एफआईआर दर्ज करी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ, उन्होंने एफआईआर दर्ज करी जो वन मंत्री हुआ करते थे पहले धर्म सिंह सोत उनके खिलाफ, उन्होंने एफआईआर दर्ज, मतलब रोज बरोज बलबीर सिंह के खिलाफ इस तरह से रोज बरोज एफआईआर दर्ज करके कांग्रेस के नेताओं और सबको परेशान करने का यह दशा है। और जब यह न्याय होता है तो जनता को भी लगता है। दूसरी तरफ खुद घोटाले करते हैं, उसमें अब एफआईआर दर्ज हो रही है। दवा का घोटाला जो किया है, अस्पतालों में घोटाला किया है, मोहल्ला क्लिनिक के नाम का जो घोटाला हुआ है उसमें सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का क्लियरेंस हो गया है। इसके बाद में शराब घोटाला है, दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, वो सामने है। इस तरीके से तमाम घोटाले लगातार आ रहे हैं। सरकार घोटालों की सरकार अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की घोटालों की सरकार बन के रह गई है। और वो ईडी का उसी तरह जैसे मोदी दुरुपयोग करते हैं, वो अपने यहां विजिलेंस का दुरुपयोग करते हैं। इसके बाद कहते हैं हम इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे, सब कुछ करेंगे। कैसे लोग खड़े हो? वास्तव में साजिश करने वाले खुद ही कभी ना कभी फंसते हैं। इसलिए याद रखिए, सच जीत के आता है। इंदिरा गांधी जीत के आई, राजीव गांधी जीत के आए और मनमोहन सिंह सरकार जीत के आई। उसने बताया कि चाहे जितने झूठे केस लगा लो, अंततः सच सामने आता है। तो फिर आएगा, इस उम्मीद के साथ। जय हिंद।